प्लाज्मोलाइसिस से। बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल्स डिपेंड ऑन सराउंडिंग सॉल्यूशन। जो प्लांट की सेल्स होती हैं उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर का मतलब जो वाटर कंटेंट वगैरह वो कम लेंगी ज़्यादा लेंगी, वो उनके सराउंडिंग मटेरियल पे, सराउंडिंग सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। वो सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब ज़्यादा, टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन। वो सॉल्यूशन जो प्लांट सेल जब किसी सॉल्यूशन में रखी जाती है तो बाहर का सॉल्यूशन यदि हायर कंसंट्रेशन लिए हुए हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं उनसे जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकलता है एक्जोस्मोसिस के द्वारा, और जो सेल्स हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती है। उस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्ड अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो मूवमेंट है वाटर की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है क्योंकि ऑस्मोसिस है। और मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो इसमें क्या होएगा? हाई वाटर पोटेंशियल जो कि सेल के अंदर है, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है, क्योंकि उसके अंदर जो हमने सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में मिला रखा है, जिसकी वजह से उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है। तो आउटसाइड सेल क्या है? वाटर पोटेंशियल कम, अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा। तो एक्जोस्मोसिस मतलब बाहर की तरफ है वाटर की मूवमेंट, वो होगी सेल से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। जब बाहर का जो सॉल्यूशन है वो अंदर का जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म का, उसके साथ जो उसकी कंसंट्रेशन है वो बैलेंस हो जाती है, जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस नहीं होती है। तो नो नेट फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड, जिसकी वजह से कोई भी जो वाटर की मूवमेंट है वो ना तो सेल के अंदर जाएगा वाटर, ना सेल के बाहर जाएगा। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन किया जाता है। तो ऐसी सेल को फ्लैसिड सेल बोलते हैं, जो कि अपने नॉर्मल सेल साइज को मेंटेन रखती हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म। तो बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कम, हाइपो मतलब कम होता है, टोनिक कंसंट्रेशन। तो बाहर का सॉल्यूशन जब कम कंसंट्रेशन लिए होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? जैसे ऊपर वाले का जो फर्स्ट वाले केस का अपोजिट रहेगा, और यहाँ पे एंडोस्मोसिस का मतलब है वाटर बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा। और ट्रिगर प्रेशर इज बिल्ट अगेंस्ट वाल। तो जो एक ट्रिगर प्रेशर, जैसे जैसे वाटर एंटर करता जाएगा तो उसकी वजह से जो वाटर की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर है वो वाल्स के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा अंदर वाली तरफ से, जिसकी वजह से जो सेल है वो टर्जिड सेल कहलाती हैं, मतलब फुली हुई सेल बोल सकते हैं थोड़ी सी। और रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो सेल है वो अपने साइज में इंक्रीज करती हैं और सेल का जो ग्रोथ है वो बढ़ता है। सेल डज नॉट रप्चर बिकॉज ऑफ रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल। तो इससे सेल है वो रप्चर तो नहीं होती है, मतलब फूटती तो नहीं है, क्योंकि जो सेल वाल है वो काफ़ी मजबूत होती है, वो उसको ब्रस्ट होने से बचाती है। प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट रिजिड वाल्स। ये हमने पहले भी देखा था कि जो वाटर जब लगातार एंटर करता जा रहा है एंडोस्मोसिस के द्वारा, तो उसकी वजह से जो प्रेशर लगाया जा रहा है वाल्स के ऊपर, जो सेल वाल है उसके ऊपर, तो उसी को हम प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग स्टेज वो देख सकते हैं। नॉर्मल सेल है ये, और इन सीपियंस प्लाज्मोलाइसिस के अंदर हम क्या देखते हैं? जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर बाहर मूव करता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है। और जो किनारों से हम देख सकते हैं, किनारों से कुछ स्पेस है वो खाली रह जाता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी कुछ जगह से वो इनवर्ड साइड में चली जाती है, कॉर्नर से जरूर चली जाती है वो। ऐसे तो सेल वाल के साथ चिपकी होती है, इसलिए बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती। और जबकि एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस के अंदर क्या होता है? जो और ज़्यादा जो प्लाज्मोलाइसिस होती चली जाती है और उसके बाद जो सेल है वो और अपनी जगह है वो कंस्ट्रिक्शन, वो मतलब श्रिंक होती रहती हैं, और लास्ट में जो प्लाज्मोलाइसिस के एंड में क्या रहेगा? जो सेल है बिल्कुल एक जगह पे है, अपना जो मटेरियल है वो इकट्ठा कर लेती है, जिसमें जो हम देख सकते हैं जिसका सेंट्रल वैक्यूल है वो भी कम रह जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है नॉर्मल सेल में, लेकिन उसका जो मेन कंटेंट है वाटर होता है, वाटर बाहर निकल गया तो वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर भी रह जाती हैं। तो इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और जब इसी सेल को हम वाटर के अंदर रखते हैं तो वो अपने नॉर्मल सेल को वो क्या कर लेती है? नॉर्मल शेप को रिगेन कर लेती है, उसको डीप्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है। और यदि ऐसे सॉल्यूशन के हम अंदर हम रखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा? जो नॉर्मल सेल रहेंगी उसको फ्लैसिड सेल बोला जाता है, मतलब नॉर्मल जिसकी शेप रहती है।
तो इसमें प्लाज्मोलाइसिस के बारे में हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी का ही केवल डायग्राम दिया गया है।